नमस्कार, स्वागत है आप सबका धरती करे पुकार की श्रृंखला में। मैं हूं माइक पांडे और इस वक्त मैं आसाम में हूं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क एक अनोखा नेशनल पार्क ही नहीं, पर यह विश्व विख्यात वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। काजीरंगा की बायोडाइवर्सिटी अनोखी है और ये वन हॉर्न्ड राइनोसरस का एक सबसे बड़ा घर है इस पृथ्वी पर। काजीरंगा की अनोखी बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखती है ब्रह्मपुत्र नदी। हर वर्ष जैसे ही मानसून आती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी तेज़ी से बढ़ने लगता है और ये पानी काजीरंगा के 80% इलाके को प्रभावित करता है। और यही शुरू होता है काजीरंगा के कायाकल्प का और रिजुविनेशन का चक्र। पर बाढ़ के साथ आती हैं मुसीबतें, समस्याएं। इन समस्याओं का सामना वन विभाग तो करती ही है, लेकिन हम सब अपने स्तर पर भी बदलाव ला सकते हैं। मिशन लाइफ के मूल्यों को अपनाकर एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की तरफ जब भी इन नेशनल पार्क्स में जाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं किस प्रकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिन रात लगा रहता है यहाँ के जानवरों को बचाने के लिए और यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, इस पार्क की रक्षा करने में। तो देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा के उत्तर में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी है और दक्षिण में कार्बी हिल्स। ये इलाका जैव विविधता से भरा और अनोखा है। यहाँ का रिवरीन सिस्टम यानी इसकी नदी प्रणाली काजीरंगा का परिदृश्य बदलती रहती है। यहाँ ऊंची और घनी एलिफेंट ग्रास वाले इलाके भी हैं और उनके बीच मौजूद वन भी। आपस में जुड़ी जलधाराएं और बाढ़ के दौरान बन जाने वाली छोटी झीलें भी। और ये सब मिलकर काजीरंगा को विशाल मैमल्स और छोटी प्रजातियों दोनों के लिए एक उपयुक्त पर्यावास बनाती हैं। काजीरंगा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ के घास वाले इलाके में लगभग 2600 से ज्यादा रेनोसेरोस यानी गैंडे रहते हैं। ये दुनिया में एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी है। गैंडों के अलावा इस पार्क में हाथी, वाइल्ड बफलोज, बाघ तथा और भी सैकड़ों जीव प्रजातियां हैं। पक्षी प्रेमियों के बीच काजीरंगा नेशनल पार्क एक महत्वपूर्ण बर्डिंग एरिया है। यहाँ स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 520 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, जिन्हें देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इस इलाके में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए काजीरंगा आय का एक बड़ा जरिया है। मॉनसून का मौसम काजीरंगा के लिए बहुत ही खास समय है। ये एक फ्लड प्लेन वेटलैंड इकोसिस्टम है, तो हर मॉनसून में ब्रह्मपुत्र, डिफलू और उसकी सहायक नदियां काजीरंगा पार्क को पानी से भरने लगती हैं और अपने साथ लाती हैं अलुवियल सॉइल और पोषक तत्व जो इकोसिस्टम्स को रिचार्ज करने लगते हैं। इस तरह वेटलैंड यानी नम भूमि इकोसिस्टम बनता है जो खतरे से घिरी कई प्रजातियों को जीवन देता है। इस रिवरीन इकोसिस्टम में वेटलैंड, घास के मैदान और वन भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह एक ग्रासलैंड यानी घास का मैदान वाला इलाका है। यहाँ नम भूमि की भी बहुतायत नजर आती है और उनकी संख्या 200 से भी ज्यादा है। यहाँ घास चरने वाले हॉग डियर लगभग 50,000 हैं। अगर इसे इसी रूप में कायम न रखा जाए तो घास वाला ये इलाका जंगल में बदल जाएगा और चारे का संकट होगा। हर साल बाढ़ के दौर में मिट्टी का कटाव होता है और ब्रह्मपुत्र में नए द्वीप बनते हैं और तब नई घास फिर उग जाती है।
ब्रह्मपुत्र नदी काजीरंगा नेशनल पार्क को कायम रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। अक्सर हमें लगता है कि बाढ़ काजीरंगा को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन सच ये भी है कि इस सालाना बाढ़ के बिना काजीरंगा में जीवन नहीं पनप सकता। जैसे जैसे बारिश बढ़ने लगती है, नदियों का पानी इस नेशनल पार्क के करीब 80% हिस्से को अपने दायरे में ले लेता है। यहाँ के जानवर कार्बी हिल्स के ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि वो इस बाढ़ से बच सके। पर इनके रास्ते में आ जाता है हाईवे। NH 127 काजीरंगा के निचले और बाढ़ के पानी में डूबे घास के मैदानों को दक्षिण में मौजूद कार्बी आंगलोंग हिल्स के जंगलों वाले ऊंचे इलाकों से अलग करता है। कई जानवर सड़कों को पार करने लगते हैं और इस कोशिश में वो घायल भी हो जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क को कार्बी आंगलोंग हिल्स से जोड़ने वाले 9 वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं। जानवरों को बचाने के लिए ट्रैफिक से जुड़े कुछ सख्त नियम और कानून बनाए गए हैं। नेशनल हाईवे 127 पर एक कॉरिडोर है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जीवों की सुरक्षा के लिए एक ऑर्डर निकाला था, जिसके तहत अगर कोई गाड़ी इस कॉरिडोर में तेज गति की वजह से किसी जानवर से टकराती है तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। कॉरिडोर लोकेशंस पर ऑटोमेटेड एनिमल सेंसर लगा दिए गए हैं, तो जब भी निचले इलाके से कार्बी आंगलोंग वाले दक्षिणी हिस्से की तरफ कोई जानवर माइग्रेट करता है तो ये सेंसर उसका पता लगा लेते हैं ताकि हादसे में जीवों की मृत्यु को रोका जा सके। बाढ़ के दौरान पुलिस बड़ी सख्ती से वाहनों की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से भी नीचे सीमित रखने की कोशिश करती है। गाड़ियों की मूवमेंट को काबू में रखती है। वन विभाग बैरिकेड्स लगाता है। यहां की निगरानी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए भी की जाती है। सड़कों पर होने वाले हादसों की वजह से कई जानवरों की जान गई, पर पिछले 2 साल में पार्क अथॉरिटीज कड़े नियमों और नियमित निगरानी की वजह से इस संख्या को कम करने में कामयाब हुई है। बाढ़ का सामना करना और मुश्किल में फंसे जीवों की मदद करना वन विभाग के कर्मचारियों और पार्क के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। पार्क अथॉरिटीज ने बाढ़ को रोकने के लिए जो लगातार कोशिशें की हैं, उनकी वजह से अब जीव पहले से कम हताहत हो रहे हैं। पार्क अथॉरिटीज की कोशिशों और लगातार चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशंस के कारण मरने वाले जीवों की संख्या लगभग आधी हो गई है। कम ऊंचाई वाले इलाकों में 33 से भी ज्यादा कृत्रिम टीले यानी हाईलैंड्स बनाए गए हैं ताकि यहां के जीव बढ़ते पानी के दौरान इन पर चढ़कर अपनी जान बचा सकें। तो काजीरंगा के लिए बहुत ज़रूरी है ये सालाना बाढ़, और यही तत्व इसको रिजुविनेट करते हैं, कायाकल्प करते हैं काजीरंगा की। यहाँ की जो जैव विविधता है वो अनोखी है। ये सिर्फ गैंडों का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ बाघ, हाथी और हज़ारों अन्य जीव भी पनपते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना पड़ेगा कि यहाँ की जो जीव हैं, पक्षी,
उनकी तादाद, उनकी स्पीसीज़, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ही अमेजिंग है और बर्ड वॉचर्स के लिए एक बहुत ही फेवरेट स्पॉट है काजीरंगा। फॉरेस्ट गार्ड्स बाढ़ के दौरान अपनी गश्त बढ़ा देते हैं ताकि अवैध शिकारियों से पार्क की हिफाजत की जा सके। ऐसे समय में विभिन्न कैंप्स और रेंज हेडक्वार्टर्स के बीच कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। बाढ़ के दौरान महत्वपूर्ण और निचले इलाकों में मौजूद कई कैंप्स पानी में डूब जाते हैं, जिससे पार्क के गार्ड्स को अपनी चौकियां छोड़नी पड़ती हैं और अवैध शिकारी अक्सर इस मौके का फायदा उठाते हैं। लेकिन काजीरंगा में मौजूद फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ ऐसी चुनौतियों के लिए तैयार रहता है। हर साल जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो वो और उनके साथी गार्ड्स दलदली इलाकों से अपनी रोजाना लगाई जाने वाली गश्त शुरू करते हैं। फ्रंटलाइन स्टाफ 24 घंटे 7 दिन इस पार्क की निगरानी करते हैं। बाढ़ के पानी में कई खतरे छिपे रहते हैं, खासकर पानी में डूबे वनों में गिरे हुए पेड़ या दूसरी पानी में छिपी बाधाएं पेट्रोल बोट से टकराकर इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। कभी कभी इस वजह से बोट्स डूब भी जाती हैं। वाटर ह्यासिंथ यानी जल कुंभी के तने पानी पर फैले रहते हैं, जिससे नावों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता पूरी तरह बाधित हो जाता है। यानी चुनौतियां कई हैं। काजीरंगा वन विभाग पार्क रक्षकों का इलाका निर्धारित कर देता है। चौकन्ना रहते हुए इन गार्ड्स को कभी पहाड़ों पर जाना पड़ता है तो कभी नदी में। इस काम में वन्य जीवों के बर्ताव की गहरी जानकारी चाहिए। बाढ़ का पानी बढ़ने पर जानवर अपने बच्चों के साथ ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कई तो पानी में बह जाते हैं या फिर जल कुंभी में फंस जाते हैं और कुछ बदकिस्मत जीव तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। खुद को बचाने की कोशिश में कई जीव आसपास के गांवों में पहुंच जाते हैं और तब इंसानों और इन जीवों के बीच मुठभेड़ें होती हैं। पर इस नेशनल पार्क के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय अब जागरूक हो गए हैं और अब वो जानवरों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। कई घायल या भटक गए जीवों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट और केयर के लिए पास ही मौजूद रेस्क्यू सेंटर ले जाया जाता है। यहां पूरे देश में मशहूर काजीरंगा रेस्क्यू सेंटर भी है। पार्क की हर रेंज में रेस्क्यू की एक टीम है। इसके अलावा कई एनजीओ पार्टनर भी हैं। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन भारत का इकलौता ऐसा सेंटर है जहां कई प्रजातियों के अनाथ बच्चों और घायल जीवों को पाला जाता है। इलाज हो जाने पर उन्हें वन में छोड़ दिया जाता है। यह सेंटर काजीरंगा नेशनल पार्क के नजदीक पनबरी रिजर्व फॉरेस्ट के करीब बोरजोरी गांव में है और इसकी लोकेशन बहुत ही अहम जगह पर है। इस सेंटर में कई तरह की वाइल्ड लाइफ इमरजेंसीज को संभाला जाता है, जो प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती हैं और इंसानी वजहों से भी। इस सेंटर को 2002 में शुरू किया गया था। यहां अब तक 5000 से भी ज्यादा जीवों की मदद की जा चुकी है और इनमें से करीब 60% को वन में वापस छोड़ भी दिया गया है। पिछले 20 साल में देखा गया कि जब भी ज्यादा पानी नेशनल पार्क के इलाकों में भर जाता है तो माओं से उनके बच्चे अलग हो जाते हैं, खासकर गैंडों के। ये घटना अक्सर किसी फॉरेस्ट गार्ड की नजर में आ जाती है।
वन विभाग की कोशिश यही होती है कि सबसे पहले बच्चे की मां को ढूंढा जाए, क्योंकि मां और बच्चे का संबंध बहुत गहरा होता है। मां अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन दुर्भाग्य से 90% मामलों में बच्चों की मां नहीं मिल पाती और ऐसे में उसे रेस्क्यू करके उसका पालन पोषण करके उसकी जान बचाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। CWRC में लाए जाने वाले ज्यादातर जीव तो यहाँ कुछ ही दिन के मेहमान होते हैं, पर उनमें से कुछ को रिहैबिलिटेशन के लिए लंबे समय तक यहाँ रहना पड़ता है। गैंडों के इन बच्चों को 2019 की बाढ़ में बचाया गया था। रेस्क्यू में जब पूरे समुदाय का साथ मिलता है तो एक सफल प्रयास की उम्मीद बढ़ जाती है। पूरे समुदाय के साथ से हॉग डियर जैसे जीव के रेस्क्यू की संख्या काफी कम हो गई है। ये हुआ है लोगों में जागरूकता से। असम वन विभाग बाढ़ के दौरान जीवों को निशाना बनाने वाले अवैध शिकारियों का सामना करने के लिए कई चरण वाली एक रणनीति इस्तेमाल कर रहा है। इसमें जीवों को बचाने के लिए विलेज की डिफेंस पार्टीज यानी रक्षा दल बनाना और फॉरेस्ट रेंजर्स की मदद के लिए टी एस्टेट वर्कर्स को यहां लाना भी शामिल है। ये लोग जानवरों पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अप्रैल मई में टूरिस्ट सीजन खत्म हो जाता है। उसके बाद वन विभाग की मॉनसून की तैयारी शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा काम है और इसके साथ कई विभाग जुड़े होते हैं। अप्रैल मई के महीने में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम होता है और ये पक्का किया जाता है कि ऑपरेशन मॉनसून के लिए सभी बोट्स एकदम तैयार हों। जब बाढ़ का पानी घटता है तो घास वाले मैदान पानी से बाहर आते हैं। ब्रह्मपुत्र अपने साथ जो उपजाऊ अलुवियल सॉइल लाती है वो जल भराव वाले मैदानों के आसपास और निचले इलाकों में जमा हो जाती है, जिससे सिर्फ काजीरंगा ही नहीं, खेती वाली काफी जमीन और वाटर बॉडीज में भी नई जान आ जाती है, जिससे लाखों किसानों को फायदा पहुंचता है। वन्य जीव जंतु फिर से घास के मैदानों की तरफ लौटने लगते हैं। ताजा दम हो चुका काजीरंगा का इकोसिस्टम एक नई ऊर्जा और प्रकृति के खजानों के साथ अपने दरवाजे पूरी दुनिया के वन्य जीवों के दीवानों और सैलानियों के लिए खोल देता है। इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों सबका जीवन शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र की बल खाती धारा और वेग पर टिका है। ब्रह्मपुत्र नदी और काजीरंगा के लोग आकार देते आए हैं काजीरंगा नेशनल पार्क को, इसके अतीत को, और यही कायम रखेंगे इसके भविष्य को भी। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा काजीरंगा नेशनल पार्क एक बेमिसाल उदाहरण है एक संगठन का, जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, NGOs और यहाँ के लोग मिलजुल कर काम करते हैं। हर वर्ष हज़ारों जानवरों को बचाते हैं, लोगों को बचाते हैं, और जो जानवर ज़ख्मी हो जाए उसे रेस्क्यू सेंटर पहुंचाकर उनकी देखभाल करके उनको फिर एक बार जंगल में छोड़ दिया जाता है। और ये चलता आ रहा है, ये संभव हुआ है लोगों के सहयोग के कारण। कानून तो हैं जानवरों के संरक्षण के लिए और उनके बचाव के लिए, पर जब भागीदारी हो जाती है लोगों की तब कानून को सफलता मिलती है। काजीरंगा के लोगों का ये एकजुट प्रयास ताकत है हमारी, एक विश्व भर में एक मिसाल है, और
लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा हमारा फ़र्ज़ भी नहीं, हमारा कर्तव्य है। और यही है मूल मंत्र मिशन लाइफ का, एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाना, और इसमें हम सब जुटकर भाग ले सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड को लेकर। और हाँ, अपने ख़त ज़रूर लिखिएगा। आपके जो विचार और सुझाव होते हैं बहुत ज़रूरी हैं, हमें प्रेरित करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, लायन टेल मकैक पके फलों को खाने के लिए किसके साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं? लायन टेल मकैक्स हैव क्लोज रिलेशनशिप्स विद whom to feed on ripened fruits? और इसका सही उत्तर है मालाबार जायंट की लहरी। और आज के विजेता हैं अजरुद्दीन शब्बीर शेख, अंशुज पुरोहित, संदीप कुमार, सत्यम सिंह और ऋषभ यादव। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं ऋषि रवानी, तिलक एसी, राजीव जसवाल, रविंद्रनाथ पांडा, आरोही विश्वेकर, राम विश्वकर्मा, चिंतन तुलसीराम बरेवाल, डिम्पी मोनी बोरा, जूही शर्मा और विवेक उप्रेती। और हमारा आज का सवाल है, एक सिंग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? The largest population of greater one-horned rhinos is found in which Indian state? अपने अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर अपने नाम और पूरे पते के साथ इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल आईडी है dhartikarepukaar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक टी-शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।